गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बहुत दिन बाद आज यच्छी वर्मा का नंबर लगा है। बीच में सारे चैप्टर आप लोगों ने कर डाले ख़त्म, हमको वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिला, तो लेकिन ले आया हूँ। बल्कि अब ये सीरीज़ में छोड़ूंगा नहीं। देखो ध्यान देना, तुम लोग अपना काम करवा लेते हो, कभी यार इसका बैकअप तैयार कर लेने दो मुझे। अच्छी किताब है तो अच्छा कंटेंट हमेशा मिले, फिर इसको मैं सब बाद में प्राइवेट कर दूंगा, हमेशा डाल के नहीं रखूँगा। अभी आपको मिल रहा है, आप पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद इसको काम ख़त्म कर देंगे। और देखो ये जो रोटेशन नहीं, सेंटर ऑफ मास जो चैप्टर है, बेसिकली यच्छी वर्मा साहब ने इसमें 3-4 चीज़ों को कैरी अप कर लिया है, जिसको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। यहाँ सेंटर ऑफ मास तो थोड़ा है, और जो है वो लगा चुके हैं आप। बेसिकली यच्छी वर्मा साहब ने सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम और कोलिजन, जिसमें लीनियर मोमेंटम और कोलिजन तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपको। तो अब एक काम करिए, इसके एग्जाम्पल, क्योंकि बहुत एक से एक महात्मा टाइप के लोग हैं, मतलब एग्जाम्पल हिला नहीं है, ये दशा है। तो आज 1 घंटे का तो काम केवल मेरे ख्याल से इसी में हो जाएगा। लेट हो जाएगी, आज शाम तक वीडियो मिल पाएगी आपको। हाँ, वीडियो थोड़ी लेट हो जाएगी, शाम तक ही मिल पाएगी, इसलिए कह रहा हूँ। किसी ने, हाँ 4 तो मैंने पिछली क्लास में बताया था, 6, 7, 9, 11, 16, 18, 19, 20, 22, 24 इतने बताने हैं। तो एटलीस्ट भाई अच्छी किताब है तो 1 घंटे तो बनता है। तो चलिए तमाम सारी बातें ना करते हुए सीधे सवालों की ओर आते हैं और सवाल शुरू करते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से समझिएगा, सारे कंसेप्ट आज क्लियर हो जाएंगे। एक डायग्राम बना है बड़ा अजीबोगरीब, ऐसे इर्रेगुलर शेप का। उसमें बता रहा है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर एक 6 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ पूरा। एग्जाम्पल 6 है, आप लोग पढ़िएगा। यच्छी वर्मा एग्जाम्पल 6, ए बॉडी ऑफ मास 2.5 किलोग्राम इज subjected to the force shown in figure. Find the acceleration of the center of mass. Acceleration of the center of mass. अब ऐसा सवाल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अब भेजे में भूसा भरा हो तो अलग बात है। इतना बढ़िया मैंने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया था कि शायद पढ़ने वाला जानता है कि मैंने क्या बताया था, लेकिन कुछ ना पढ़ने वाले लोग भी यहाँ हैं जिनका ये क्वेश्चन नंबर 6 है, जो बिल्कुल ऐसे बस जैसे वो होता नहीं है चेस के खेल में राजा होता है होता नहीं है, वैसे ही है, कुछ होते हुए भी नहीं है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जिसे याद होगा, खूब अच्छे से याद आएगा भी कि मैंने क्या पढ़ाया था, लेकिन अब रहेंगे ढक्कन के ढक्कन। 6 न्यूटन, और इस जगह पर इस लाइन ऑफ एक्शन से 37 डिग्री का एंगल बनाता हुआ एक 5 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है। फोर न्यूटन, 6 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन कह रहा है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। हे धर्मात्मा, इसका नेट फोर्स निकाल लीजिए, क्योंकि पूरी बॉडी का एक पर्टिकुलर सेंटर ऑफ मास होगा जो कि 2.5 किलो की है। सवाल को पहले ही लगा देता हूँ, F = m × a। मुझे A चाहिए, ACM भी कह सकते हो आप इसे, F/m। तो हमें रिजल्टेंट फोर्स मिल जाए, अभी के अभी हम A निकाल के दे दें, क्योंकि हम तो मेरे पास 2.5 है ना। और ऐसे केस को मैंने कितना खूबसूरत दिखाया था, कितना बढ़िया सिखाया था, लेकिन रह गए कुछ लोग ढक्कन के ढक्कन। और ढक्कन नहीं है, महामूर्ख हैं, जिनको किताब कापी कभी खोलने से वास्ता नहीं है। उसमें से एक नाम सर्वोधक सर्वापरि आता है निधि का, ये उसी का सवाल है। इतने सारे प्रवचन उसी को सुना रहा हूँ। निधि राकेश नाम केवल रख रखा है, निधि राकेश। पढ़ना नहीं है 1 को पीस कि एक किताब को ठीक से पढ़ें या सचान सर की बात को सीरियसली लें।
पूरा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में मैंने इतना डिटेल में इस कंसेप्ट को डिस्कस किया था। भेजे में भूसा भरा है तो क्या करेंगे, भूसा उसा नहीं भरा है, दिमाग चौतरफा कहीं और रहता है, पढ़ने का कोई काम नहीं है। ये है 4 cos 60। चलो पहले बना देता हूँ। जो 4 न्यूटन का फोर्स है वो 60 डिग्री के एंगल पर है। शिक्षक को दायित्व तो निभाना पड़ता है, नहीं मुर्गा बना बना के मारूं सभी को भी। ये 53 डिग्री का एंगल है। एक यूनिक मेथड हमने इस तरह के सवालों के लिए वर्कआउट किया था, 6 न्यूटन। और इस जगह से देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है 37 डिग्री से एक फोर्स इधर को जा रहा है। ये 5 न्यूटन है और इसका एंगल 37 है। एक इधर की तरफ कोई फोर्स नहीं है, एक 4 न्यूटन, एक 5 न्यूटन, एक 6 न्यूटन, ये भी 6 न्यूटन। इतने सारे फोर्स हैं, इन सभी का पहले रिजल्टेंट निकालें तो बात बनेगा। मैंने रिजल्टेंट निकालने का दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका आपको सिखाया है। कंपोनेंट ब्रेक कर दो। 5 का इधर की तरफ 5 cos 37, ऊपर की तरफ 5 sin 36, sin 37। ये 4 है, ये 60 डिग्री का एंगल है तो इधर की तरफ चला जाएगा 4 cos 60, ऊपर जाएगा 4 sin 60। जिन वेक्टर्स के कंपोनेंट टूट जाते हैं उन वेक्टर का वहाँ से हटा देना ही उत्तम विकल्प होता है। तो हमारे पास तो ऑटोमेटिक वाली पेंसिल और पेन है जिसमें मैं मिटाने की भरपूर कोशिश करता हूँ, और इसके भी कंपोनेंट आपने ब्रेक कर दिए तो इस वेक्टर को भी यहाँ से गायब कर दिया, क्योंकि इसके कंपोनेंट टूट गए तो इनका काम खत्म हो गया। ये 6 न्यूटन है तो इधर की तरफ जा कर के आप पहुँचेंगे तो 6 cos 53 और इधर की तरफ 6 sin 53। इस वेक्टर का भी अस्तित्व यहाँ से मिट गया। सवाल में कुछ नहीं है, मुद्दा केवल एक है कि आपने हमें सुना ही नहीं है पहले कभी, तो आज क्या सुनेंगे। हमने कहा था ऐसे जब कई सारे फोर्स हों तो सिग्मा एच निकाला जाता है, सिग्मा वी निकाला जाता है। जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले उनको सबको ये सवाल आ गया होगा, क्योंकि इसका कंसेप्ट हमने बहुत वर्बली आपको एक्सप्लेन किया था। हाँ, ये 53 और 37 डिग्री वाले मामले को क्लियर कर लें। याद करने की मैंने बात बहुत पहले ही कर दी थी आपसे जब मैं मैकेनिक्स पढ़ा रहा था कि अगर मामला 53 डिग्री का हो तो ये 4 और ये 3, तो ये अपने आप 5, और कभी मामला 37 डिग्री का हो तो ये 3, ये 4, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 5। तो सुनो, ये सब इधर को जाएंगे 6 हॉरिजॉन्टल में cos 53। सुनो, 53 वाले में जब cos जाएगा तो 3/5 प्लस उधर की तरफ जा रहा है 5 sin cos 37। जब 37 डिग्री वाला मामला आएगा तो 4/5 प्लस 4 cos 60। cos 60 की वैल्यू 1/2। ये सब राइट गए तो प्लस हो जाएंगे। इसके रिस्पेक्ट में एक लेफ्ट है जो माइनस का 6 हो जाएगा, एंगल नहीं है। ये सिग्मा एच की वैल्यू आ गई न्यूटन में। सिग्मा वी की वैल्यू आने वाली अप माइनस डाउन। अप वाले कौन कौन है? 5 sin 37, 5 sin 37। 37 केस में साइन है तो 3/5। उसी का सपोर्ट देने के लिए खड़ा हुआ है 4 cos sin 60, इट इज रूट 3/2। इसके अपोजिशन में खड़ा हुआ है 6, माइनस हो जाएगा sin 53। 53 के केस में साइन है तो 4/5। ये तरीका हमने आपको बताया था पहले भी और आज फिर बता रहा हूँ। अब इतने हाथ पैर तो चलते होंगे कि इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जो भी कैलकुलेशन आएगा, एक सिग्मा एच मिलेगा, एक सिग्मा बी मिलेगा, और रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए जिसको आप यहाँ रखोगे बाद में, हमने बताया था जब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया था, बहुत डिटेल में समझाया था, सिग्मा एच स्क्वायर प्लस सिग्मा बी स्क्वायर। आप इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट करके यहाँ डालिएगा, रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा जिसकी वैल्यू अगर मैं देख ही लूँ तो वो अप्रॉक्सीमेट 4 कही गई है, तो इसका मतलब अप्रॉक्सीमेट 4 आ जाएगी। अब आप एफ की जगह पर 4 रख दीजिएगा, एम की जगह पर 2.5 रख दीजिएगा, और आपका आंसर निश्चित तौर से आ जाएगा जो उन्होंने पूछा था। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये था एग्जाम्पल नंबर 6। अब वही एफ बाई एम कर दीजिए, एम की जगह 2.5 किलो की बॉडी थी।
सेंटर ऑफ मास के सेंटर पर काम करेगा। यह है क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, 7 नंबर सवाल भी एक यहाँ पर पूछा गया है, उसे भी हम डिस्कशन में लाएंगे। ठीक ठाक सवाल है, ये नहीं कहूँगा कि बेकार सवाल है, लेकिन इस सवाल को तो मैं बार बार कहूँगा, ये घटिया प्रवृत्ति है ना सुनना और किताब कापी को ना खोलना। फर्जी कंपटीशन देने का केवल दावा ठोकना और कंपटीशन में कोई सुरला ताल है ही नहीं है, तो ध्यान दिया करें इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, लात बात खाते रहिए, चैप्टर को पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 7, इसी बहाने दुनिया आपका नाम ही जान जाएगी, नहीं कुछ होगा तो। 2 blocks of equal mass are connected by unstressed spring। गजब सवाल है। And the system is kept at rest on the frictionless horizontal surface। A constant force F is applied on the one block, pulling it away from the other as shown in figure। फिगर है क्या कहीं? हाँ, ऊपर ही तो है। 9W7। Find the position of the center of mass at time t if the extension of the spring is x0 at a time t0 t। Find the displacement of the 2 block at this instant। मैं मैकेनिक्स और फिजिक्स सिखाने जा रहा हूँ, कहेंगे तो कैलकुलेशन भी सिखा दूंगा। वैसे इतने अयोग्य बच्चे नहीं पढ़ा रहा हूँ कि वो हमसे कहें कि आप कैलकुलेशन करके दिखाइए। और ध्यान रहे, अगर आपने सवाल पूछे हैं तो इन सवालों को दोबारा किताब कापी में लगाइएगा, मूर्खता मत करिएगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ, मूर्खता अच्छी बात नहीं होती है। सवाल को समझिए, बड़ा खूबसूरत सा सवाल है, कॉन्सेप्ट भी है और मज़ा भी आएगा। कह रहे 2 ब्लॉक ऑफ इक्वल मास आर कनेक्टेड बाय अनस्ट्रेस्ड स्प्रिंग एंड द सिस्टम इज केप्ट एट रेस्ट ऑन द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। A constant force F is applied on one block, pulling it away from the other as shown in figure। अच्छा, दोनों ब्लॉक एक स्प्रिंग की मदद से, जहाँ दोनों के मास स्मॉल बताए गए हैं, दे आर कनेक्टेड है स्प्रिंग से, और एक फोर्स बताया जा रहा है हमें कि F है जो इसे खींचने की कोशिश कर रहा है। स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट की। फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास एट टाइम टी टाइम पर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चाहता हूँ मैं, तो वो तो सिंपल सी बात हो गई यार। सबसे पहले देखो, ये दोनों जब ये स्प्रिंग से बंधे होंगे और अगर ये खींचे जा रहे होंगे साथ साथ, दिस स्प्रिंग बिहेव्स लाइक ए स्ट्रिंग। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये कंसेप्ट और जगह भी आती रहेगी। जब दो बॉडीज किसी फोर्स से कनेक्ट करके, किसी स्प्रिंग से कनेक्ट करके एक फोर्स लगा के खींची जा रही हूँ, तो दिस सिस्टम बिहेव्स लाइक कनेक्टेड बॉडी, दिस स्प्रिंग आल्सो बिहेव लाइक ए स्ट्रिंग। अगर दो पिंडों को स्प्रिंग से बांध करके किसी बल लगा करके खींचा जा रहा है, तो यह स्प्रिंग उस डोरी की भांति कार्य करेगा जो हमने आपको कनेक्टेड बॉडी में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाया था। हिंदी में बता रहा हूँ, तो सुनो भैया, इनको खींचने वाला पूरे सिस्टम का टोटल मास है 2m, खिंचाने वाले भाई साहब या अकेले, तो इस पूरे सिस्टम यानी सेंटर ऑफ मास का जब एक्सेलरेशन में चाहूँगा तो आंख मीच करके कहना दूंगा ACM, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वही तो है F/2m। मुझे क्या पता कौन कम खिंचा है कौन ज़्यादा खिंचा है, भाड़ में जाओ। पूरा सिस्टम में स्प्रिंग मासलेस है, ये दोनों का मास है, F बराबर m इंटू ए अवश्यंभावी है, तो सेंटर ऑफ मास जो पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा होगा इतने ही एक्सेलरेशन से चल रहा होगा, बात खत्म। तो उसने कहा है फाइंड द पोजीशन, फाइंड द पोजीशन, पोजीशन माने डिस्प्लेसमेंट। तो x इज इक्वल टू, हमने एक फार्मूला पढ़ा है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। बेसिकली एससी वर्मा साहब ने बहुत जेन्युइन चीज़ों को पकड़ने की कोशिश की है। जब ये पूरा सिस्टम चलेगा तो रेस्ट से ही चलेगा। एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया है F/2m और t टाइम पर बोल दिया था, तो यही है मेरा आंसर। फर्स्ट पार्ट का ये आंसर है। बी पार्ट में पढ़ता हूँ क्या है। इफ़ द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज x0, हाँ, जब आप इसको लेके चल देंगे तो स्प्रिंग भी थोड़ा सा खींच जाएगा।
इफ़ द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज x0। आप इसको खींच के चल देंगे तो स्प्रिंग कुछ ना कुछ खींचेगा ज़रूर, फिर बाद में धीरे धीरे दोनों बॉडी साथ साथ चलेंगे। बट जब ये साथ साथ चलेंगे दिस स्प्रिंग बिहेव लाइक ए स्ट्रिंग। जब ये दोनों बॉडी साथ साथ चलेंगी तो दिस स्प्रिंग बिहेव्स लाइक ए स्ट्रिंग। बार बार जोड़ दे रहा हूँ, दिस स्प्रिंग बिहेव्स लाइक ए स्ट्रिंग। तो चलिए, तो अगले सीन क्या है, हाँ पढ़ता हूँ। इफ द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज x0 एट टाइम t0, टी टाइम पर स्प्रिंग का जो एक्सटेंशन है वो x0 है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू ब्लॉक एट दिस स्टैंड। दोनों ब्लॉक का अलग अलग कितना कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है बताइए जब स्प्रिंग x0 खिंच गया है। तो आपको बताना चाहूँगा बरखुरदार, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को आपने x कहा था, देखिए x ही तो कहा है। तो m1 x1 इस सूत्र को भूल मत जाना, प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2। ये सूत्र था आपके पास। जब अलग अलग उनकी पोजीशन पूछी गई है तो एक की पोजीशन x1 पर होगी, दूसरे की x2 की होगी, और सेंटर ऑफ मास तो मेरा x पर है। तो m1 m1 नहीं है बल्कि वो m है, और दूसरा जो m2 है वो भी m2 नहीं बल्कि m है। तो ये भी ऐसे ही सीन है। ये हो गया 2m, तो x की जो वैल्यू है वो हो गई x1 प्लस x2/2। पढ़े लिखे आदमी है, कोई दिक्कत हमें लगता है, हाँ m1 प्लस m2 2m, सॉरी हाँ हो गया ठीक है। x1 प्लस x2/2 यही मेरा x है, और x की वैल्यू हम पाए हैं पहले f अपान 4m t²। इक्वेशन रेडी है, आपका इंतज़ार कर रही है। ये x आप निकाले थे, यहाँ इम्प्लीमेंट करिए। इसको इससे काटने का मन कर रहा है, काट दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी बेसिकली हम इक्वेशन बनाने में कामयाब रहे। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू ft²/2m बस। और आप कहते हैं सेंटर ऑफ मास, पढ़िए यहाँ कह रहा है इफ़ द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग जो टोटल स्ट्रेच हुआ है वो x0। तो इसका मतलब पहला वाला अगर x1 आगे बढ़ा होगा, दूसरा वाला x2 आगे पीछे से धक्का मार के चला गया होगा, तो स्प्रिंग जो स्ट्रेच हुआ रह गया वो तो x0 रह गया ना। सुनो मेरी बात, आपने कहा जब ये खींचना शुरू किया होगा तो ये बॉडी हो सकता है x1 तक चली गई होगी। ये पीछे पीछे घसीटती आएगी तो उतना नहीं चलेगी जितना ये चल चुका होगा, क्योंकि बीच में स्प्रिंग लगा है। तनी हुई डोरी होती तो बराबर बराबर चलते, बट बिहेवियर इसका डोरी की तरह होगा, लेकिन एक ही चक्कर का अंतर आएगा कि ये ज़्यादा चला जाएगा, ये थोड़ा कम चल के आएगा। तो इसने x1 चला है और ये पीछे पीछे थोड़ा कम यानी x2 चला है। और जो आपका स्प्रिंग में जो खिंचाव बचा है उसका नाम x0 दिया गया है, तो उसका ही मतलब है x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास दो प्यारे प्यारे समीकरण हैं, x1 माइनस x2 बराबर 0 और x1 प्लस x2 बराबर ft²/2m। अब जितने हम पढ़ा रहे हैं, जितने लेवल के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, सबकी कैपेबिलिटी इन दोनों समीकरणों को हल करने की है, जो x1 और x2 को हल करके उन आंसर्स को बता देंगे कि पहला वाला पिंड कितना चला है और दूसरा वाला पिंड कितना चला है। प्रश्न हो गया क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। पिछली क्लास में डिस्कस करते करते रुक गया था, यहीं गाड़ी रुकी थी। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मैं बढ़ता हूँ। बेहतरीन सवाल था शायद, अब फिर से आज ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ कहानी क्या है उसको समझने की बात करता हूँ। चलिए, प्रदीप का भी सवाल था ये, डॉक्टर आर.के. सिंह का भी सवाल था ये, नहीं इंजीनियर आर.के. सिंह का भी सवाल था ये, और प्रदीप का भी था। दोनों लोगों का सवाल था, समझ नहीं पाए थे आप दोनों लोग, और उस दिन मैं डिस्कस कर रहा था। आज फिर प्रयास करता हूँ, देखता हूँ क्या इश्यू है इसका। जानते जब SC वर्मा जिस दिन करानी रहे तो उस दिन हमको बढ़िया आराम से अकेले छोड़ दिया करो। तो इसका मैं 2 काम करना चाहता हूँ। इसका वीडियो बैकअप हो जाएगा तो फ्यूचर में काम आएगा बहुत, क्योंकि ये सब चीज़ें सबकी फंसती रहेंगी। तो हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आप फ्यूचर में इसका हमेशा क्वालिटी बैकअप देखते रहेंगे। आप इसका सुनिएगा मेरी बात ध्यान से भैया। 2.2 मीटर है इस वेज की लेंथ, और एक छोटा स्मॉल
कैपिटल यम द्रव्यमान का पिंड इसके ऊपर बैठा है। अब आप सबको पता है कि अगर ये नीचे को आएगा तो ये इधर को जाएगा। पढ़ो, मैं पढ़ता हूँ। ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल कैपिटल एम इज प्लेस्ड ऑन ए टॉप ऑफ बिगर ब्लॉक ऑफ मास 10m एज शोन इन फिगर। ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, किसी भी जगह में फ्रिक्शन नहीं है। यहाँ भी बिल्कुल ग्रीसिंग आयलिंग है, यहाँ भी बिल्कुल ग्रीसिंग आयलिंग है। खूब। देन द सिस्टम इज रिलीज, इस सिस्टम को सब छोड़ दिया गया फ्रॉम द रेस्ट। फाइंड द डिस्टेंस मूव बाय द बिगर ब्लॉक, मूव बाय द बिगर ब्लॉक। वो डिस्टेंस बताओ जो बिगर ब्लॉक आगे जाते हुए मूव करता है। मूव बाय द बिगर ब्लॉक एट द इंस्टेंट द स्मॉलर ब्लॉक रीच द ग्राउंड। तो इस पूरे सिस्टम को छोड़ दिया जाएगा फ्री बिल्कुल। यहाँ भी बिल्कुल आयरनिंग है, ग्रीसिंग है, खूब बढ़िया चिकना है। यहाँ भी चिकना है, इसको पक्का नीचे आना है। इसके नीचे आने के कारण इसको इधर जाना था, ये बात पक्की थी। फाइंड द डिस्टेंस मूव बाय द बिगर ब्लॉक एट इंस्टेंट ऑफ द स्मॉलर ब्लॉक रीच द ग्राउंड। देखिए, एक बात जो पक्की है वहाँ, वो क्या है? ये नीचे को आता रहेगा, ये आगे को बढ़ता रहेगा, इसलिए क्योंकि इनका सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन को हिलने से बचाएगा, नहीं तो भड़बड़ा के ढह जाएगा पूरा सिस्टम। तुरंत वो इससे फ्लैश आउट हो जाएगा, बाहर भाग जाएगा, इस सिस्टम से दूर चला जाएगा। सेंटर ऑफ मास स्थिर रहेगा, यानी देयर इज नो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर ये इसके ऊपर चल रहा है और उसके कारण ये इस पर चल रहा है तो यह आंतरिक बल का मामला है, खुद पर लगाए गए बल का मामला है। तो अगर ये आंतरिक बल का मामला है तो जब भी कभी आंतरिक बल का मामला आता है, तो एक दिन शायद हमने चर्चा तब भी की थी, VCM उस सूरत में 0 होता है। और तुमको हमने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक फार्मूला बताया था, m1v1 प्लस m2v2 अपान m1 प्लस m2। तो VCM पक्का है, इस पूरी पिक्चर का 0 रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ये स्लाइड करता जाएगा इधर, तो इसके स्लाइड करने की वजह से सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब ना होने पाए, उसी की वजह से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था ताकि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पर बना रहे। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होने वाली है। प्रदीप, बात समझ रहे हैं हमारी? वेलोसिटी ऑफ सेंटर, क्योंकि ये अगर इधर को आएगा और इसके पीछे जाने का कारण है इसका सेंटर ऑफ मास डिसमिस नहीं होना चाहिए। तो मैंने कह दिया कि मेरा जो 10m वाला मास है वो x ट्रैवल करता है। कितना ट्रैवल करता है? x आगे को। समझते रहिएगा इसको। तो 10m वाले बॉडी तो m1 हो गया, v की जगह पर मैं कह दिया x/t, या मैं कहना पड़ूंगा जितनी देर ये नीचे को आएगा उतनी देर वो आगे चलेगा। तो इस v1 की जगह मैंने कह दिया x/t, यानी ये x चला है। फिर दूसरा सीन, अगर ये इधर को जाएगा तो इसका मोमेंट ऐसे होने का मतलब, अगर मैं इसका ये कंपोनेंट ब्रेक करूँगा तो इसका मोमेंट इसके विपरीत होना है। तो आप इतना जानते हैं, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो m मास वाली बॉडी 2.2 माइनस x चलने वाली है अपान t हो गया ना। m1v1 प्लस m2v2, प्लस की जगह यहाँ माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये ब्लॉक उधर जा रहा है तो ये ब्लॉक इसकी वेक्टर डायरेक्शन का हिसाब लगाऊं तो ऐसे आ रहा है, और तभी मैंने उस डिस्टेंस को लिखा है 2.2 माइनस x अपान m1 प्लस m2, 10m प्लस m। जाए, कुछ मतलब निकलेगा नहीं, बेचारा जाके 0 हो जाएगा, बाद में t भी 0 हो जाएगा, m कामन लेके 0 हो जाएगा। फाइनली बचेगा मेरे पास 10x माइनस 2.2 और प्लस x इज इक्वल टू 0। संभवतः 11x इज इक्वल टू 2.2, सो x बिकम 0.2 मीटर। देखिए, कई चीज़ों की थिंक अगर आपकी बेहतर है तो आपका विजिबिलिटी बढ़ जाती है, आपका विजन बड़ा हो जाता है कि आप ऐसे करोगे। क्या था? कुछ था क्या?
ये डाउनफॉल करेगा तो डेफिनेट सी बात है इसे उसके डाउनफॉल आने की वजह से इसे इधर को जाना था। ये इधर को इसलिए जा रहा था ताकि सेंटर ऑफ मास काउंटर ना हो जाए। सेंटर ऑफ मास, आप साइकिल से चलते रहते हैं, मोड़ पे मुड़ते हैं तो आप तुरंत अपनी ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए आप पीछे को मुड़ते हैं। ये त्वरित रिएक्शन होता है। तो इस त्वरित रिएक्शन के तहत कि डिसमिस ना होने पाए सेंटर, डिफ्लेक्ट ना होने पाए बॉडी, तो इसको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0। दैट्स क्वेश्चन नंबर 9। आगे सवाल नंबर 11 देखिए, ये भी बहुत महान है। हम क्या बताएं, ऐसे महान लोगों को तो चुल्लू भर पानी में या कह दो चम्मच भर पानी में स्टीमर में बैठ के डूब जाना चाहिए और मर जाना चाहिए। ए ब्लॉक मूविंग हॉरिजॉन्टली ऑन ए स्मूथ सरफेस विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड burst into 2 equal parts continuing in the same direction. One part move 30 meter per second. With what does the second part move and what fraction change in the kinetic energy? मैं कह तो रहा हूँ 11 नंबर। A block moving horizontally on a smooth surface. एक ब्लॉक है जिसके मास को हमने m कह दिया। मूव इन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। बस्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट, यहाँ पर चलते चलते अचानक 2 इक्वल पार्ट में टूट जाता है। बस्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट कंटिन्यूइंग द सेम डायरेक्शन, और 2 टुकड़ों में टूट के सेम डायरेक्शन में चलता रहता है। एक पार्ट 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, दूसरे पार्ट की वेलोसिटी बताओ। दूसरे पार्ट की वेलोसिटी बताओ, पूछा। हाँ, व्हाट डज स्पीड द सेकंड पार्ट एंड व्हाट फ्रैक्शनल चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। हे धर्मात्मा, हे आत्मा, मेरी आत्मा चित्कार करने लगती है ऐसे मौक़ों पर। क्या कहूँ और कैसे कहूँ। ये अंग्रेजी हिंदी की समस्या नहीं है, ये मूर्खता की हद है। मैंने कोलिजन को, टक्कर को इतना इम्पोर्टेंस दिया था न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, गोबर करने वालों ने गोबर करके ही छोड़ा है। इसके 2 बराबर मास हुए हैं, m/2 m/2। हाँ, बस्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट, तो इसको m/2 कह दे, या इसको 2m कहता तो m बोल देता, कोई दिक्कत नहीं थी। m/2 इंटू 30 प्लस m/2 इंटू v। जी हाँ, सारे m कॉमन लेके पहले तसल्ली से काट लीजिए। 2 को यहाँ भेज के 40 कह दीजिए, 30 घटा के v को 10 कह दीजिए। इस वाले टुकड़े की स्पीड हमें पता चल गई 10 मीटर पर सेकेंड, उधरे की तरफ चलता रहा, ऐसा प्रश्न में पहले से बताया गया है। कह रहा व्हाट चेंज इन फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी। फ्रैक्शन मतलब, अरे यार कैसे मैं बताऊं। सुनो, टक्कर के पहले की गतिज ऊर्जा क्या थी, हिंदी में बोलूं तुमको, सुअर के सुअर हो, 12 mv²। ये थी टक्कर के पहले की, और ये हो गई टक्कर के बाद की। दोनों टक्कर के बाद चल रहे हैं दोनों पीस, 12 m/2, दूसरे पीस की रफ्तार 30 बताई गई है, तो 30 प्लस 12 m/2, और ये 10 थे हम 100। पहले की काइनेटिक एनर्जी थी 200 m। बस्ट होने के बाद, फटने के बाद नई सिचुएशन में नई काइनेटिक एनर्जी, ये 225 और ये 25 यानी 250। हाँ देखें, अगर आप इसको ध्यान से इसे कैलकुलेट करें तो 225 आएगा, प्लस ये 25 आएगा, तो 250 ही तो होगा। पिक्चर को अगर प्रॉपर देखें तो 20 का स्क्वायर 400, ये है 200 m और ये है 250 m। हाउ दिस, ऐसा कैसे हो सकता है। रुक जाओ, फिर से पढ़ने दो। द सेकेंड पार्ट मूव इन, व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई समस्या नहीं है।
किसी और के साथ फ्रैक्शनल चेंज पूछा है काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल यही है। अच्छा, चेंज पूछा गया, ठीक है। व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन, तो के फाइनल मेरी 250 है और के इनिशियल मेरी 200 है। मैं चेंज पूछा है ना, तो डेल्टा के पता लगा लें, 250 में 200 घटा दें। हम सोचे क्या हो गया, 50 एम का तो चेंज आया, और इस 50 एम वाले की वैल्यू का कंपैरिजन इनिशियल वाले से करना था। फ्रैक्शनल तो हिस्सा होता है ना, वही मैं सोचा कि क्या हो गया। दिस इज 1/4। सवाल का सिनेरियो तो ऐसे करोड़ों सवालों का गुजरा हुआ है यार। फ्रैक्शनल चेंज यानी पहले 200 था, बाद में 250 हो गई। अच्छा, ये बढ़ी क्यों है यार? इसका मतलब इसको फोड़ने के लिए बाहर से कोई ब्लास्ट या बाहर से कोई एनर्जी दी गई होगी, वरना किसी चीज़ की इनिशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कम ही होती है, फाइनल वाली ज़्यादा नहीं होती। बाहर से एनर्जी कोलैबोरेट की गई होगी उसके ऊपर, तभी ऐसा हुआ है। यह था क्वेश्चन नंबर 11। ऐसे झंडू बाम सवाल उठा लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ता हूँ। बता रहे ये सब सवाल जो और आ रहे हैं, ये जो सेंटर ऑफ मास से बाहर, ये सब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में थे। एवरी वन क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी यही हाल होने वाला है। वहाँ भी कुछ ऐसे ही सिनेरियो ज़्यादा होंगे। सेंटर ऑफ मास तो मैंने मैक्सिमम ऑफ द कंडीशन बता दिया है, उससे ऊपर सेंटर ऑफ मास होता नहीं, जो तुमको पढ़ाया है मैंने। जिस लेवल का सेंटर ऑफ मास पढ़ाया है, अब ये सेंटर ऑफ मास के सवाल थोड़ी ना है, इनका सेंटर ऑफ मास से कोई कनेक्शन नहीं है। दिस इज द सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन। Sure. A ball of mass moving with the velocity v along x-axis strikes another ball of mass 2m at rest. The first ball comes to rest after collision and the other break into two equal pieces. Sure. किसका सवाल है? 16 नंबर। 16 नंबर सवाल किसका है? जिसका भी है, क्या कहूँगा मैं, किस भाषा में तुमको मैं प्रताड़ित करूँ? सामने होते तो मार खाते, अच्छा है नहीं हो। इस सब क्वेश्चंस को मैंने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर के दौरान डिटेल कुमार मित्तल एनसीईआरटी ने डिस्कस कर रखे हैं। शुगर ऐसे ही बताए हैं, कुछ दूसरा बताया भी नहीं, मुझे तो अंदाजा नहीं था क्या था सवाल। ए बॉल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, तभी तो ये टाइम लग जाएगा फालतू का। अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक 2m मास की दूसरी बॉल से टकराती है, खुद रेस्ट में आ जाती है। आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, खुद टक्कर के बाद रेस्ट में आ जाती है। फर्स्ट और टूटने के बाद होता क्या है, फर्स्ट बॉल strike another ball of mass 2m kept at rest. First ball come to rest after collision and other break into two equal part. जो दूसरी थी, इसके दो बराबर हिस्से होते हैं। एक हिस्सा y एक्सिस की ओर जाने लगता है। चलिए, अच्छा किया उसने बता दिया, नहीं तो मैं उसका भी एंगल मानने वाला था। बता ही चुका हूँ कहीं ना कहीं इस तरह का सवाल। एक पार्ट y एक्सिस की ओर ट्रैवल करता है, वेलोसिटी है उसकी v1। दूसरा कहाँ जाएगा हमें पता नहीं है, तो मुझे अंदाजे से कहना पड़ेगा ऐसे जाएगा। जाबे करेगा, टक्कर मार के रुक गया है, कैसे भाग गया, तो ऐसे जाएगा। और इसकी वेलोसिटी का भी पता नहीं है, मास तो इसका m हो गया है, एक टुकड़ा ऊपर चला गया, एक टुकड़ा इधर। इसकी वेलोसिटी का पता नहीं, तो इसकी वेलोसिटी को v2। मैंने बहुत पहले लगाया इस सवाल को, आज थोड़ी लगा रहा हूँ पहली बार। मुझे एंगल नहीं पता, इसलिए इस एंगल को थीटा मानूंगा। What will the velocity of other piece? हम तो वेलोसिटी क्या डायरेक्शन भी हमें बतानी पड़ेगी। मैं तो सवाल ही लगा चुका हूँ पूरा, लेकिन अब मूर्खों के कहीं गांव बसते हैं, देश बसते हैं। कुछ ही सुअर हैं जो किताब नहीं उठा रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ बच्चे एकदम प्रीमियमनेस फील करा रहे हैं पढ़ाई करने में कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ। कुछ ऐसे जैसे नहीं टाइम पास होता है, हाँ हमारा नाम लिखवा लो, कंपटीशन IIT देंगे, पता नहीं खाक IIT देंगे। इन सब सवालों में तो निराशा होनी लाजमी है ना, जिनको मैं डिटेल में डिस्कस करा चुका। कुमार मित्तल उठा के सवाल बताएं, सुअरो वही सवाल उठा के ला रहे हैं। अरे SC वर्मा लगा रहे, तोप लगा रहे हैं, गधा।
यही निधि का होगा और कोई हो नहीं सकता उसके अलावा। हमें तो एक एक की नस नस रग रग पता है, और कौन करेगा काम। टक्कर के पहले का क्षैतिज संवेग बराबर टक्कर के बाद का क्षैतिज संवेग, और टक्कर के पहले का ऊर्ध्वाधर संवेग बराबर टक्कर के बाद का। मैंने डिटेल में घुस घुस के इन कंसेप्ट को बताया है। शुगर कोलिजन, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। वर्टिकल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू वर्टिकल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो सुनो, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम बिफोर कोलिजन केवल mv था, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन सिर्फ ये है, इसका कंपोनेंट ब्रेक होने के बाद आया है mv2 cos थीटा। टक्कर के पहले का क्षैतिज संवेग बराबर टक्कर के बाद का क्षैतिज संवेग। यूनिक थॉट दिया था, लेकिन गोबर करते हैं सुअर। टक्कर के पहले का ऊर्ध्वाधर, भैया टक्कर के पहले अकेले ये चल रही थी, ये सीधी जा रही थी, तो टक्कर के पहले का ऊर्ध्वाधर संवेग 0 था। लेकिन टक्कर के बाद इसके जो दो टुकड़े हुए थे, एक तो ऊपर जा रहा था, इसका घटक नीचे को टूटा पड़ा है, तो ऊपर वाले को हम पॉजिटिव बोलते हैं। जो नीचे को जा रहा है उसको हम कह देंगे माइनस mv2 साइन थीटा। यहाँ ऊपर कॉस टूटा था तो ये साइन थीटा था। हाँ, ये घटक तोड़ा था तो ये साइन थीटा, mv2 साइन थीटा, mv2 साइन थीटा। बस हम तो v1 भी निकालने वाले हैं, v2 भी निकालने वाले हैं, और थीटा भी निकालने वाले हैं। What will be the velocity of other piece? अदर पीस की वेलोसिटी पूछी गई है, यानी v2 की वैल्यू v1 के पदों में और v के पदों में आने वाली है, और थीटा के पदों में आने वाली है, क्योंकि वो आने वाली है, आएगी ही, और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। एक काम करो, इसको पकड़ के यहाँ ले जाओ, ले जाओ, कह दो माइनस mv1, और इसको उड़ा दो। अरे ऐसे नौटंकी कर लो मेरे राज में। v2 भी काटो, जब v2 ही है तो हमें चाहिए था v2 ही। हमें क्या चाहिए था? v2 ही तो चाहिए था। तो ठीक है, चलो काट दिया है तो tan थीटा की वैल्यू निकाल लो। ये cot थीटा निकलने वाला है। इक्वेशन सॉल्व जो हुई उससे cot थीटा आने वाला है v/v1। तो tan थीटा कितना हो जाएगा? v1/v। अब हो गया काम का है, सवालवा तो लगा ही रखा है। tan थीटा की वैल्यू मिल गई है, तो हमें v2 चाहिए था। कह रहा अदर यानी v2। अब v2 निकालने जाना था तो यहीं आ जाते, एक बार v2 निकालना था तो v2 वालों को एक साइड कर देना था और बढ़िया रहता। दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करने में फ़ायदा होता, हमें v2 की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाती। देखो ये हम सारे उड़ गए थे, नहीं अब डिवाइड अब वो नहीं कर सकते थे हम, ये हम सब काट देते। हमें v2 निकालना था, और बढ़िया अच्छा मेथड देता हूँ तुम्हें, डायरेक्ट वैल्यू देता हूँ, कुछ करना नहीं पड़ेगा। v2 की वैल्यू आने वाली है, थीटा की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये हम सारे इसको पक्षांतर करने के बाद सारे हम काट देते। ये v2 cos थीटा होता, ये v2 sin थीटा होता, काटते नहीं, अब डिवाइड ना करते। ये हम सारे काट दो, इसको इससे डिवाइड नहीं करना है। ये इक्वेशन 2 बन गई है, तो यम को यम से यम को यम से काट दो। इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दो, वर्ग करके जोड़ दो, तो बाईं साइड में हो जाता v2 स्क्वायर, और इधर v स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर। v चाहिए था तो अंडर रूट के अंदर v स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर। और किसी को tan 1 थीटा चाहिए तो भागो कर लेना, अगर आंसर मैच कराना। उन्हें पूछा ही नहीं था व्हाट इज़ द वेलोसिटी पूछा था, ना कि थीटा पूछा हो तो डिवाइड कर लेना, आ जाएगा। वो भी आ ही तो गया था पहले ही, tan थीटा इज इक्वल टू v1/v। बेवजह नहीं मिटाया था मैंने उसको, ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 लगभग सभी लोगों ने पूछा है। आल्सो क्वेश्चन नंबर 19 इज़ द बेस्ट, 20 आल्सो इज़ द गुड पार्ट। अच्छे सवाल हैं, एक एक करके मैं डिस्कस करके इन सवालों को फिनिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 फिनिश हो गया है। 18, 19, 20, 24, 22 ऑल ऑफ द गुड क्वेश्चंस, ये बढ़िया सवाल हैं। हालांकि कंसेप्ट वाइज तो कोई बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इनकी थीम में सब कुछ पढ़ा चुका था, सब कुछ बता चुका था। क्योंकि सब सेंटर ऑफ मास तो मिल ही नहीं रहा, सेंटर ऑफ मास तो कल ही ख़त्म हो गया था। ये तो हमको फिर से वो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कोलिजन जो हम पढ़ाए थे, लेकिन दोबारा यहाँ सवाल कराने पड़ रहे हैं। चलो करो,
ये तो 3 चैप्टर करवा रहे हैं ना। हम ये जो 2 कंसेप्ट बता के आए थे, कोलिजन और क्या कहते हैं उसकी थ्योरी, लीनियर मोमेंटम की, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, उसके क्वेश्चंस मतलब 70% सवाल तो वही दे रहे हैं। सेंटर ऑफ मास तो कब का खत्म हो गया है, और जो लेवल हमने सेंटर ऑफ मास का बताया है वो दिया ही नहीं सर ने, दिया ही नहीं है। जिस लेवल का सेंटर ऑफ मास हमने आपको कल की क्लास में बता दिया था, सबके सेंटर ऑफ मास डिसाइड करना तो वो तो सर ने दिया ही नहीं है, कुछ भी नहीं कराया है। ये सब नौटंकीबाजी मैकेनिक्स की सेंटर ऑफ मास के नाम पर चल रही है। यहाँ सेंटर ऑफ मास है कहाँ? कह रहे लाइट स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट की 18 नंबर एग्जाम्पल है, बढ़िया सवाल होना चाहिए। अभी देख रहा हूँ, फिलहाल बाद में डिसाइड होगा कि क्या है। ए लाइट स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज केप्ट कंप्रेस्ड बिटवीन 2 ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। अच्छा, ऐसा है, ये एक स्प्रिंग है और 2 मास हैं, एक का नाम कैपिटल एम है, एक का नाम स्मॉल एम है। दोनों के बीच में इसको सिर्फ फंसा दिया गया है, दोनों को अटैच नहीं किया गया, मतलब इसे जोड़ के नहीं रखा गया है, और दोनों को पकड़ करके ऐसे 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 दबाया जा रहा है। पढ़िए, लाइट स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट की इज केप्ट कंप्रेस्ड, दबाया गया है, बिटवीन 2 ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम एंड कैपिटल एम ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। When released, the block acquire velocity in opposite direction। नेचुरल सी बात है, आप ऐसे स्प्रिंग को इनके साथ स्प्रिंग को सिर्फ सटाया है, बांधा नहीं है, ऐसे कंप्रेस करके बैठे हैं, छोड़ देंगे तो ये ऐसे भागे जाएगा, ऐसे भागे जाएगा, क्योंकि एनर्जी पाएंगे दोनों, और दोनों भाग भाग के जाएंगे अपनी अपनी तरफ। तो क्या हुआ है इनके साथ? When released, the block acquire velocity in opposite directions, the spring lose contact with the, हाँ बिल्कुल, स्प्रिंग दोनों के साथ अपना कांटेक्ट छोड़ देता है, यानी लूज कर देता है। लूज कांटेक्ट विद द ब्लॉक व्हेन द एक्वायर नेचुरल लेंथ, जब वो अपनी नेचुरल लेंथ एक्वायर कर लेता है तो दोनों स्प्रिंग के साथ अपनी कांटेक्ट छोड़ देता है। इफ द स्प्रिंग वाज इनिशियली कंप्रेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस एक्स, यही तो सारा खेल था। स्प्रिंग कितना कंप्रेस था मैं आपसे पूछने वाला था, तब तक इन्होंने साफ पहले ही बता दिया। स्प्रिंग को एक्स कंप्रेस करके रखा है, तो मास एनर्जी का इक्वेशन होना चाहिए और कुछ नहीं। फाइंड द फाइनल स्पीड ऑफ द 2 ब्लॉक, दोनों ब्लॉक की स्पीड के बारे में बात कर रहा था मैं, तो ठीक है। सबसे पहले ऐसे केस को मैंने जब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया था तभी बताया था, यहाँ सारा खेल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का है। भैया ऐसे दबा के छोड़ देवे तो एक ऐसे जाए एक ऐसे जाए, दोनों के मास अलग अलग है, दोनों के वेलोसिटी अलग अलग ही जाए, लेकिन छोड़ने से पहले छोड़ने के बाद का संवेग बराबर होना चाहिए। छोड़ने के पहले बाबू दोनों रेस्ट में रहे, छोड़ने के बाद भाई साहब कैपिटल एम वाले कैपिटल वी वेलोसिटी से अगर राइट जाएंगे तो इस बात की गारंटी क्वेश्चन में पहले से मेंशन की गई है कि इनको लेफ्ट जाना है। माइनस लगेगा क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अब इसमें मैं लगाऊं या एस.सी. वर्मा साहब लगाएं, कोई लगाए, थीम तो यही आएगी ना, उससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता है। या आप लगाएं, जो हमने पढ़ाया है वो तो वही रहेगा ना। तो अगर हम इस कैपिटल वी को निकालना चाहें तो इस कैपिटल वी की वैल्यू प्यार से कहेंगे स्मॉल एम वी अपान कैपिटल एम। चलो लिख के रख लेते हैं, काम आएगा। एक सीन समझ ही रहे होंगे। और स्प्रिंग को जब आप कर्रे दबाए रहे तो स्प्रिंग की एनर्जी कोई माई कलाल इससे अलग जानता हो तो बताए, हाफ के एक्स स्क्वायर। और स्प्रिंग की जो एनर्जी है वही तो हाफ एम छोटा वी स्क्वायर और हाफ कैपिटल एम बड़ा वी स्क्वायर में तब्दील होगी। ए भैया मजरोटे दबाए रहे, छोड़ दी है तो ये ऐसे लेके भगा, ये ऐसे लेके भगा। आप बताए हैं कि के वेलोसिटी वी मानब, के वेलोसिटी छोटवार बा तो छोटा वी मानब, कहाँ जाए? अब क्या करें? अब इक्वेशन तैयार हैं, इन्हीं को सॉल्व कर लें। मालिक इतना बड़ा टोपा आदमी हो तुम लोग यार, हैं? फ्रिक्शन विक्शन की कोई बात हुई नहीं है तो इक्वेशन 1 2 हल कर लेबा कि ना हल कर लेबे मालिक। दो यही आइटम तो पूछा है, के टर्म्स में, एक्स के टर्म्स में, कैपिटल एम के टर्म में, स्मॉल एम के टर्म में आंसर आ रहा है, तो इतना गधाहा तो नहीं हो कि सॉल्व ना कर पाओ। इस कैपिटल वी को उठाना, यहाँ पर सजा देना, स्मॉल वी निकल आएगा, और स्मॉल वी की वैल्यू यहाँ सजा देना, कैपिटल वी निकल आएगा। हम नहीं हला कर पाएंगे, अभी तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज फिनिश। क्या करना था मुझे समझ नहीं आया। ऐसे सीनों को मैंने खूब लगा के दिखाया था।
स्प्रिंग दबा के बैठे हो तो स्प्रिंग की एनर्जी ये थोड़ी ये लेके भगेगा, थोड़ी ये लेके भगेगा। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, क्योंकि वर्क एनर्जी पावर पढ़ा चुका हूँ। और ये क्योंकि लेके भगा है तो छोड़ने से पहले छोड़ने के बाद का संवेग बराबर होना चाहिए। चलिए आगे का सीन है क्वेश्चन नंबर 18 से बाहर निकलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 बताता हूँ आपको, बढ़िया सा सवाल होना चाहिए, थीम को क्लियर करें आप तक पहुँचता हूँ। इसमें सेंटर ऑफ मास मुझे मिल ही नहीं रहा है, कहीं है ही नहीं है। सही बात तो ये है कि इस चैप्टर में सेंटर ऑफ मास के नाम का जो सवाल था वो शुरुआत में 5-6 था, और उससे कहीं ज़्यादा बेटर क्वेश्चन, उससे कहीं ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड के सवाल मैं आपको पहली और दूसरी लेक्चर में सेंटर ऑफ मास बता चुका हूँ। कोरम पूरा कर रहा हूँ इस चैप्टर को पूरा करने का। ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m is connected into another block of mass capital M by a massless spring of spring constant small k। अच्छा, अब की बार कनेक्टेड है मतलब टच नहीं है। द ब्लॉक आर केप्ट एट द स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, इनिशियली द ब्लॉक आर रेस्ट एंड द स्प्रिंग आर अनस्ट्रेस्ड। When the force constant when the force F started acting on the block of mass capital M, pull it, find the maximum extension in the spring। ओह वाह, चल सवाल थोड़ा दमदार है, थोड़ा बैकफुट पर आ जाऊं। कभी कभी किसी सवाल के सम्मान में बैकफुट पर आना पड़ता है। जैसे देखे होगे जब कोई बढ़िया बॉलर जो है बॉलिंग करने आता है तो अच्छे बैट्समैन भी बैकफुट पर आ जाते हैं। अब इतनी देर बाद कोई ठीक ठाक और ढंग का सवाल मिल रहा है। अभी लगा रहा हूँ, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन अब थोड़ा पढ़ने से सम्मान आ रहा है, लेकिन पता नहीं लगाने के बाद क्या होगा। मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन पढ़ने से फीलिंग आ रही है एक अच्छा सवाल लगाने की। ये दोनों ब्लॉक्स स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं। मास इसका कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम है। चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, चलने दीजिए जरूर। अगला सीन हमारे पास क्या है, कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास एम कनेक्टेड अनदर ब्लॉक ऑफ मास एम। थोड़ा सा इसको पावर दे दे, नहीं गड़बड़ा ना जाए। 1 सेकंड रुके रहिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मैं इसको पावर से लैस कर दूं, बस तुरंत आता हूं। लाइव बने रहिएगा आप लोग, जाइएगा कहीं नहीं। इसको पावर से लैस कर दूं, तुरंत आया 1 सेकंड में। यहीं हूं, कहीं गया नहीं। मशीन है बेचारी, आप सब की तरह उसे भी आवश्यक भोजन है। चलिए सवाल कंटिन्यूअस है। 47 मिनट का वीडियो बन चुका है। मैं जानता था कि 1 घंटे के आसपास का समय लगने वाला है। लिसन माय डियर, कह रहा है स्मॉल एम कैपिटल एम नाम के 2 ब्लॉक्स हैं, दोनों को एक स्प्रिंग से बांधा गया है। स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट के है। एक फोर्स कैपिटल एफ लगा के खींचने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। हमने कहा था अगर दोनों ब्लॉक इसमें कभी अटैच हैं एक स्प्रिंग के साथ, तो एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर एक फोर्स लगा के खींचा जा रहा है और यह सिस्टम चल रहा है तो हर हाल में, हर सूरत में दिस स्प्रिंग बिहेव्स लाइक ए स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, कभी भी ध्यान दीजिएगा इस बात को, मैं बार बार जोर दे के कह रहा हूँ। सीन क्या है, the blocks are kept in the horizontal plane, initially block are the rest and the spring is unstressed. When the force constant force F start acting on the block of mass capital M, pull it the maximum extension in the spring। स्प्रिंग कितना मैक्सिमम खींचा है आप बताइए। ए भैया, जब हम इसको खींचना शुरू कर देंगे तो एक बात तो पक्की है, ये सिस्टम चलना शुरू कर देगा। और हम आपसे कह दें सिस्टम कितने एक्सेलरेशन से चलेगा, तो एक बहुत पुरानी कंसेप्ट मैंने अभी भी डिस्कशन भी की, दिस स्प्रिंग बिहेव लाइक ए स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग में टेंशन होता है, वो टेंशन स्प्रिंग के रूप में होगा। और आप पुरानी फिलॉसफी को फॉलो करिए, F माइनस टी इज इक्वल टू कैपिटल एम ए और T इज इक्वल टू स्मॉल एम ए। टी काट डालिए और हम आपसे इस एक्सेलरेशन को पूछते हैं तो आप तुरंत एक जवाब देंगे, स्मॉल ए इज इक्वल टू कैपिटल एफ बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। क्या है, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। एक पार्ट हो गया। हम आपसे कहेंगे कि
कि ये जो कैपिटल एफ है जब इसको खींचने चलेगा तो इस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो आप बोलेंगे इस ब्लॉक के ऊपर कोई फोर्स, वही जो टी जिसको मैंने कहा उसको यहाँ F1 नाम देते हैं, चाहे आप टी कह दो उसको। तो T इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू ए होता था। आज हाँ बिल्कुल हम उसको टी कह सकते हैं, आप उसे F1 कह सकते हैं छोटे वाले मास के लिए। और ए की वैल्यू कितनी आई है, कैपिटल F अपान m प्लस n। तो ये हो गया इस वाले ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स F1 टुवर्ड्स। जब ये ऐसे चलेगा खींच के तो इस पर जो फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स महसूस होगा वो राइट को महसूस होगा, लेफ्ट को। F1 इज इक्वल टू m इंटू ए। अब नेट फोर्स ऑन कैपिटल M, जब मैं इसे इधर को खींच रहा था तो जो स्प्रिंग है दिस बिहेव लाइक ए स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग की तरह काम कर रहा था जो इसको बैक खींच रहा था, मैं कह सकता हूँ। तो मैं इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाले फोर्स का नाम F2 दे दूँ और मैं आपसे कहूँ कि कैपिटल F माइनस m इंटू ए। ये तो दोनों का साथ साथ है ना। मैं कह सकता हूँ कि F इसे ऐसे खींचने में लगा था और जो एक्सेलरेशन है दोनों ब्लॉक का साथ साथ है, m इंटू ए जो एक्सेलरेशन के रूप में लगेगा वो इस पे पीछे को नहीं लगेगा। बोलो जरूर लगना चाहिए। अब आप इसको खींच के चल देंगे तो दिस स्प्रिंग बिहेव लाइक ए स्ट्रिंग, तो इस स्ट्रिंग का टेंशन के रूप में लगाया गया बल F बराबर m इंटू ए इसका बैकवर्ड अपोज करेगा। तो F तो मेरा कैपिटल F था और कहीं ना कहीं ए की वैल्यू आप पीछे निकाल चुके हो। जब आप इसे सॉल्व करने जाओगे तो कैपिटल एफ एम नेगेटिव पॉजिटिव उड़ जाएगा, फिर से बचेगा वही कैपिटल एम। उम्मीद करता हूँ F1 समझ में आ गया होगा, F2 समझ में आ होगा। F2 इस पर लगने वाला बल है, F1 इस पर लगने वाला बल है, F2 इस पर लगने वाला इफेक्टिव फोर्स है, दोनों जो हमें पता लग गया है कहीं ना कहीं। तो सुनो, ये अपने फोर्स से आगे को खींचेगा, वो अपने फोर्स से खींचेगा, F1 F2 दोनों खींचे जाएंगे। तो तुमको पता है W बराबर F इंटू KX होता है। तो एक F1 इंटू x1 खींचेगा, एक यही सीन में पीछे बता चुका हूँ कि ये कुछ और खींचेगा, ये कुछ और खींचेगा, क्योंकि टोटल जो ये स्ट्रेच होगा स्प्रिंग इसके खींचने से। एक क्वेश्चन नंबर इसी पर पीछे डिस्कस हो चुका ना, कौन सा स्प्रिंग वाला ही केस था, कोई सवाल था भी शायद यहाँ कहीं, शायद 7 नंबर उसी पर तो था। टोटल x, अगर ये टोटल x चला है तो उसमें x1 इसका ये चला होगा, सॉरी x1 ये चला होगा, x2 ये चला होगा। तो W इज इक्वल टू F1 x1 और W इज इक्वल टू टोटल और F2 x2 भी होगा यहाँ। और आपको F1 की वैल्यू F2 की वैल्यू दोनों ही पता है, तो आप यहाँ उठा के डालिए, जो कि दोनों सेम हैं। कहीं ना कहीं हम इसे डेटा में भर देंगे, ब्रैकेट में x1 प्लस x2 आने वाला है। ये मेरा वर्क डन हो गया। और आप सबको पता है कि दोनों स्प्रिंग चलने पे दोनों x1 x2 चले होंगे, तो x1 ये खिंचा होगा, x2 वो खिंचा होगा, टोटल खिंचाव x1 प्लस x2 रहा होगा। तो हम ये कह सकते हैं स्प्रिंग की जो स्ट्रेच होने पर एनर्जी है हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू mf अपान स्मॉल m प्लस कैपिटल M x1 प्लस x2 होनी चाहिए। अब आपको x1 प्लस x2 की अगर ज़्यादा तलब लगी हो तो प्यार से इसको काट लीजिए, इसको यहाँ भेज करके इसको नीचे भेज दीजिए, आंसर को मैच करा लीजिए। यह था क्वेश्चन नंबर 19। किसी पागल बेवकूफ़ ने क्वेश्चन नंबर 20 भी भेजा है, सवाल ही नहीं है तब भी सवाल भेजा है। कमाल के लोग हैं, कमाल का सीन है, कमाल की टोपागिरी है। देख लो भैया, सवाल क्या है? 2 balls shown इन फिगर। सो नहीं फिगर ही देख लेता हूँ, हम तो सवाल को पढ़ते ही नहीं हैं ऐसे सवाल को। सामने एक रिजिड बॉल है, ज़मीन में 2 ठो बॉल रखी है, दोनों बॉल का मास सेम है। बॉल रिजिड है, दोनों बॉल का मास सेम है, ये भी वेलोसिटी से चल दी है, ये रेस्ट में है। कह रहा है टक्कर के बाद बताओ दोनों की स्पीड अनचेंज रहती है। तो बिल्कुल सही है। सबसे पहले ये जाएगी, इसको टक्कर मारेगी दिमाग से पैदल लड़की,
जब ये इसको टक्कर मारेगी तो ये रेस्ट में आ जाएगी और ये उसी वेलोसिटी से चल देगी। ये जाके दीवार पे टक्कर मारेगी, दीवार को टक्कर मार करके ये रिबाउंड होने लगेगी। दीवार को टक्कर मार के ये रिबाउंड होने लगेगी और रिबाउंड होने के बाद क्या होगा, ये वाली बॉडी को उसी वेलोसिटी से आके, जो कि रेस्ट में आ गई थी, टक्कर मारेगी तो ये सेम वेलोसिटी से बस बैक जाने लगेगी। तो अगर आपसे इस क्वेश्चन में कहता है वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो गलत बात होती है। उसने कहा स्पीड कांस्टेंट रहेगी, तो पुनः ये रेस्ट में आ जाएगी और ये उसी वेलोसिटी से बैक जाने लगेगी। तो स्पीड तो कांस्टेंट रहेंगी, रेस्ट में थी तो अभी भी रेस्ट में रही, बस अंतर आया कि जितनी वेलोसिटी से इधर को जा रही थी उतनी वेलोसिटी से इधर को जाने लगी। मामला स्पीड का है ना कि वेलोसिटी का। शब्दों को समझा करो, दिमाग से पैदल नहीं हो। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22 भी ऐसे बेवकूफ़ी भरा होगा, नहीं बताऊंगा। लाभ अच्छा बता देता हूँ, कुछ मूर्ख ही हैं तो क्या किया जाए, बताता हूँ। 22, ए ब्लॉक ऑफ मास 1.2 किलोग्राम। सुनना ही नहीं है मेरी बात ना, दिक्कत एक है। एक ही टाइप के सवाल, ये इशारा करता है कि जब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया था तो दिमाग कहीं आसमान में रहा होगा। ए ब्लॉक ऑफ मास 1.2 किलोग्राम मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसकी इनिशियल वेलोसिटी को u1 कह दीजिए, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ये चल रही थी। कोलाइड हेड ऑन एंड द सिमिलर ब्लॉक केप्ट एट रेस्ट। सिमिलर ब्लॉक यानी उसका भी मास सेम है, केप्ट एट रेस्ट तो u2 इज इक्वल टू रेस्ट है। द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको हम ई कहा करते थे और उस चैप्टर को पढ़ाते हुए बताया था, जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो तो ई की वैल्यू 1 होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक हो तो ई की वैल्यू 0 होती है, और बाकी कुछ हो तो ई की वैल्यू साले को गरज होगी तो देगा जिसको चाहिए होगा। तो आज एस सी वर्मा सर को गरज थी तुमसे सवाल निकलवाने की, तुम जैसे बेवकूफ़ों से, तो उन्होंने ई की वैल्यू दे दी है। ना सुनो सचान सर की बात, बने रहो ऐसे बेवकूफ़ के बेवकूफ़, सुअर के सुअर। तो कह रहे फाइंड द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लॉस तो तब निकलेगा जब वेलोसिटी निकालोगे, और वेलोसिटी तब निकालोगे जब सचान सर की बात ध्यान से सुनोगे। नहीं सुअर जैसी शक्ल उठा के रोज चले जाओ बिना नहाए धोए, और सुअर जैसी शक्ल लेके चले जाओ। जब न खाने का समय डिसाइड है, न पीने का समय डिसाइड, पढ़ने का समय कब डिसाइड करेगी बेवकूफ़। मास इनटू वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड कर देता हूँ इसे। टक्कर के पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग, ये भी अब चलेगी, v1 v2 मान लिया। और इसी में न्यूटन की कोलिजन इक्वेशन ही सर्वथा उपयुक्त राशि है, माइनस ई u1 माइनस u2 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड था ना। आँखें खुली हों, दिल दिमाग आता हो, दिमाग में कुछ चलता हो तो v1 v2 निकाल ले बेवकूफ़। टक्कर के पहले की गतिज ऊर्जा निकाल ले, हाफ m 0.20 का स्क्वायर। टक्कर के पहले ये रेस्ट में थी। टक्कर के बाद की काइनेटिक एनर्जी निकाल ले, हाफ m, टक्कर के बाद की वेलोसिटी v1 मानी है तो v1 स्क्वायर प्लस हाफ m सेम है, और v2 स्क्वायर। वही v1 v2 जो इन दोनों समीकरणों से मिलेंगे उनको यहाँ से निकाल के यहाँ बैठा देना, और दोनों एनर्जी में अंतर जरूर आएगा, और जो अंतर आएगा वही मेरे ख्याल से क्या पूछा है, लॉस। इसके बाद एक सवाल 24 नंबर, उम्मीद करता हूँ वो सभी का हो सकता है क्योंकि वो सवाल है ही ऐसा। पढ़ता हूँ कैसा है। ऐसा कोई सवाल नहीं है इस किताब में जिस सवाल को हमने इसके पहले की पढ़ाई मैकेनिक्स में बताया न था। सेंटर ऑफ मास तो यहाँ था ही नहीं, उतनी देर से लकीर पीट रहा हूँ सेंटर ऑफ मास के नाम की, लेकिन क्या करेंगे। ए ब्लॉक ऑफ मास m, ए ब्लॉक ऑफ मास m and a pan of equal mass are connected by string going over a smooth pulley।
इस पुली से होकर जाता हुआ एक पैन है, पैन यानी तराजू का पड़ला, और उसी के बराबर मास का एक पिंड है जिसका द्रव्यमान स्मॉल और इसका भी मास स्मॉल। लाइट स्ट्रिंग शोन इन फिगर। ठीक, हुआ क्या है, इनिशियली द सिस्टम इज एट रेस्ट। सिस्टम फिलहाल अभी रेस्ट में है, अच्छी बात है, रेस्ट में होगा, ये अच्छी बात क्या है, दोनों का मास बराबर है तो रेस्ट में होगा। व्हेन ए पार्टिकल ऑफ मास m फॉल्स ऑन द पेन एंड स्ट्राइक टू इट, इसको स्ट्राइक करता है। इफ द पार्टिकल स्ट्राइक द पेन विद स्पीड v, ओहो, ये पार्टिकल जो m मास का है जब आता है तो अच्छी खासी तेज रफ्तार से इसमें हिट करता है पेन में। तो कह रहा है फाइंड द स्पीड विद विच द सिस्टम मूव जस्ट आफ्टर कोलिजन। तेजी से आके इसमें स्ट्राइक करेगा तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा, ये ऐसे भागने लगेगा, ये ऊपर को जाने लगेगा। लेकिन यहाँ आप वो मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी पुली नहीं लगा सकते हो, क्योंकि अच्छी खासी रफ्तार में आके अचानक झटका देगा इसको, यहाँ जर्क का मामला आएगा। जर्क का मामला आएगा, झटका तब लगेगा जब इम्पल्स क्रिएट होता है। इम्पल्स क्या है, जब कोई किसी वस्तु पर बल बहुत थोड़े समय के लिए लगाया जाता है। हो गया, सुनो, पेन के ऊपर झटका लगने वाला है बहुत तेज, तो पेन के ऊपर जो झटका लगने वाला है उसका क्या होगा, जरा 1 मिनट में सुन लीजिए। जब ये तेज़ी से आके टकराएगा तो इसमें बहुत तेज हिट करेगा, तो हिटिंग के टाइम में इसमें एक फोर्स अप्लाई करेगा। ये इस फोर्स को हमने एन कह दिया, आपके एस साहब ने भी एन कहा है, आप एफ भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने सुना होगा एफ इंटू टी, एफ इंटू टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो ये जब इसमें झटका पड़ेगा स्मॉल m मास के इस ब्लॉक का, ये तो v वेलोसिटी से टकराया है, तो और पूरा सिस्टम कैपिटल v वेलोसिटी से तुरंत ऐसे भागेगा। ये v वेलोसिटी से टकराया है और ये पूरे सिस्टम को यानी इस पड़ले को कैपिटल v वेलोसिटी से डाउन फेंकाएगा, तो ये ऊपर को जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पड़ले पर इस पिंड के कारण लगने वाला जो फोर्स था F, फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम mv माइनस स्मॉल m कैपिटल V। कह सकता हूँ, बिल्कुल कहूँगा। और इसके बाद यहाँ पर स्ट्रिंग पर एक टेंशन क्रिएट हो रही थी, तो इस पड़ले के साथ क्या, ये तो इस ब्लॉक के लिए हो गया, पड़ले के साथ क्या सीन बन रहा था कि फोर्स नीचे को लग रहा था, टेंशन ऊपर को लग रहा था, इनटू टाइम वही था, इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू वी था, स्मॉल m इंटू वी था। और इस ब्लॉक के लिए क्या सिनेरियो बना था, इस ब्लॉक को सिर्फ वही टेंशन ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था, टाइम वही स्मॉल t था और स्मॉल m इंटू कैपिटल V था। अब पढ़े लिखे टाइप के आदमी लगते हैं आप लोग हमें, ये सॉरी यहाँ टी है, एफ नहीं, अरे भैया टी वही जो होगा वही टेंशन तो इसमें जर के रूप में लगेगा, टी इंटू टी, टी इज द टेंशन, फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। फोर्स पड़ले के लिए फोर्स नीचे को, टेंशन ऊपर को, नेट फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू कैपिटल V। और ये जो स्मॉल m, इन तीन चीज़ों को अलग अलग सबका इम्पल्स देख रहा हूँ मैं, इसका इम्पल्स, इसका इम्पल्स, इसका इम्पल्स, यानी खेल यहाँ सेंटर ऑफ मास का फिर कुछ से नहीं है और सवाल हमारा आ गया है। एक काम करें, इसको ऐसे पार्ट कर लें, F इंटू टी और फिर T इंटू टी, समीकरणवा दोनों जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें तो कैपिटल F इंटू टी इज इक्वल टू 2mv, और ये कैपिटल F इंटू टी की जगह 2m कैपिटल V
इज इक्वल टू स्मॉल एम वी माइनस स्मॉल एम कैपिटल वी। इस वी को पकड़ना है तो 3m कैपिटल वी इज इक्वल टू एम इंटू वी। स्मॉल एम काट डालें, हमें वैल्यू चाहिए थी कैपिटल वी। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कैपिटल वी, यानी पूरा सिस्टम किस वेलोसिटी से ऊपर को चलेगा, तो दिस इज़ द v/3। अरे यार सिंपल सा मामला है बस। आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। दैट्स ऑल, थैंक यू। आपको अगली वीडियो में इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। वीडियो आने में थोड़ा शाम तक लेट हो सकता है आपको, क्योंकि तमाम सारे काम हैं, तमाम सारे कामों को करके बीच में वीडियो अपलोड भी करना पड़ेगा। काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है तो थोड़ा टाइम भी टेक करेगा। आजकल इंटरनेट थोड़ा सा स्लो हो गया है, थोड़ा लेट टाइम तक मिल जाएगा, बट मिल जाएगा ज़रूर। थैंक यू।